जी, लास्ट टाइम हमने जो 3 स्टेट्स गेट्स देखे थे, आज उनका HDL कोड देखेंगे हम, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। इसमें हमने देखा था, बफर्स को देखा था लास्ट टाइम। तो मैंने आपको बताया था कि एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है, और एक कंट्रोल इनपुट भी होती है। सो एक कंट्रोल इनपुट डिफाइन करती है कि आउटपुट की कौन सी स्टेट, आउटपुट ने कौन सी स्टेट में जाना है। आउटपुट तीन स्टेट्स में जा सकता है, एक लॉजिक 1 में जा सकता है, लॉजिक 0 में जा सकता है, और तीसरी स्टेट थी हाई इम्पिडेंस की, हाई इम्पिडेंस में भी जा सकता है। सो ये कंट्रोल डिसाइड करेगा, कंट्रोल इनपुट। अगर कंट्रोल में 1 होगा तो जो भी इनपुट पे था वो आउटपुट पे चला जाएगा, या 0 या 1। और अगर कंट्रोल में 0 होगा, ये बफ इफ 1 का पहला केस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम पे आप अगर देखें, लेट मी ओपन माय पॉइंटर। जी, ये केस बता रहा हूँ बफ इफ 1 का। तो इस केस में क्या होगा, कंट्रोल में अगर 1 होगा तो आउटपुट पे इनपुट आ जाएगी, जो भी इनपुट पे था। इनपुट पे 0 होगा तो आउटपुट पे 0 आ जाएगा, इनपुट पे 1 होगा तो आउटपुट 1। और अगर कंट्रोल 0 होगा तो हाई इम्पिडेंस, हाई इम्पिडेंस। मैं पूरा नहीं लिख रहा, IMP लिख रहा हूँ, स्टैंड फॉर इम्पिडेंस इन दिस केस। तो ये हमने एक चीज देखी थी। अब इसका इन्वर्टर भी होता है कि इन्वर्स लॉजिक पे भी काम कर रहा होता है। उसमें क्या होता है कि आप कंट्रोल लाइन में एक बबल बना दें तो ये इन्वर्स लॉजिक पे चला गया। अब ये बफ इफ 0 पे आ गया, ठीक है। इसमें ये होगा कि अब ये 0 पे ऑपरेट करेगा और 1 पे ये ऑफ हो जाएगा, हाई इम्पिडेंस में चला जाएगा। यानी कि आप कंट्रोल में जब 0 देंगे तो आउटपुट पे इनपुट आ जाएगी इस केस में। और जब कंट्रोल में 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे बबल लगा हुआ है, ये इसको इन्वर्ट कर देगा, ये 0, तो ये हाई इम्पिडेंस में चला जाएगा, हाई इम्पिडेंस। क्लियर है ये बात सब? तो इसलिए इसको लिखते ही बफ इफ 0 का क्या मतलब है, बफर इफ 0, बफर इफ कंट्रोल 0। और दिस फर्स्ट वन इज बफर इफ कंट्रोल 1। बफ इफ 1 का मतलब इसको मैं पूरा पढ़ूं तो ये बनेगा बफर इफ कंट्रोल 1, बफर इफ कंट्रोल 0। बफर का मतलब होता है कि एज इट इज इनपुट को आउटपुट पे पास करा देना, कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेट डायग्राम्स हैं उसके लिए, बफर्स, बफ इफ 1 एंड बफ इफ 0 की। ऐसे ही अगर इसको, अगर मैं आउटपुट पे बबल लगा दूं एक, तो ये इन्वर्टर बन जाता है, 3 स्टेट इन्वर्टर्स, ठीक है। ये दोनों 3 स्टेट इन्वर्टर्स हैं नीचे जो आपको दिख रहे हैं। सो इसको बोलते हैं नॉट इफ 1 और नॉट इफ 0। तो ये भी वैसे ही, इफ 1 पे यानी कंट्रोल 1 पे ये ऑन होगा और कंट्रोल 0 पे ये हाई इम्पीडेंस में चला जाएगा। और ये एडिशनल ये क्या क्या काम करेगा, ये इनपुट को इन्वर्स भी कर देगा। अगर इनपुट पे 0 है और कंट्रोल में 1 है तो आउटपुट पे क्या आना है, आउटपुट पे इनपुट का इन्वर्ट चला जाएगा, ठीक है। अगर इनपुट पे 1 होगा तो आउटपुट पे 0 आ जाएगा इस केस में। लेकिन अगर कंट्रोल 0 हो जाएगा तो ये फिर ना 0 होगा ना 1, बल्कि ये तीसरी स्टेट पे आ जाएगा, विच इज हाई इम्पिडेंस स्टेट, ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ पे नॉट इफ 0, अब ये कंट्रोल पे भी बबल लगा हुआ है और आउटपुट पे भी बबल। ये एक इन्वर्टर है और ये 0 पे ऑपरेट होगा, यानी कि कंट्रोल में जब 0 होगा तब इनपुट को वो इन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर इनपुट पे 0 है तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा, इनपुट पे 1 है तो आउटपुट पे 0 आ जाएगा। लेकिन अगर कंट्रोल में 1 है तब ये ना 0 होगा ना 1, आउटपुट पे क्या होगा, हाई इम्पिडेंस होगा। तो ये 4 बेसिक 3 स्टेट गेट्स हैं जो हमने लास्ट टाइम भी देखे थे, मैंने इनकी रिवीजन करा दी। अब इसको हम यूज़ करेंगे अपने सर्किट के अंदर। तो इसको देख के हमने मल्टीप्लेक्सर लास्ट टाइम भी बनाया था। तो इसको इसका सर्किट देख लें कि लाइन ए है, लाइन बी है। अब दोनों में से एक सेलेक्ट करनी है, तो ये सेलेक्ट पिन है मेरी। जब यहाँ पे 1 होगा तो ये वाला सर्किट, ये जो आपका बफर है बफ इफ 1 का, ये ए इधर आ जाएगा, ठीक है। ए में अगर 0 होगा तो एम आउट पे 0 आ जाएगा, ए में अगर 1 होगा तो एम आउट पे 1। और ये हाई इम्पिडेंस में चला जाएगा उस केस में, जब सेलेक्ट में
1 होगा, तो ये हाई इम्पीडेंस में होगा। ऑन द अदर हैंड जब सेलेक्ट में 0 होगा तो अब ये हाई इम्पीडेंस में चला जाएगा, ऊपर वाला हमारा ट्राई स्टेट बफर, और ये जो है ये किस में आ जाएगा, ये बी पे आ जाएगा। क्योंकि ये देखें ये बफ इफ 0 है तो ये इसने 0 पे काम करना है इस वाले ने, बफर ने, और ये बफ इफ 1 है इसने 1 पे काम करना है। तो सिलेक्ट में 1 होगा तो ये काम करेगा, सिलेक्ट में 0 होगा तो ये काम करेगा। यानी कि एक टाइम ए सेलेक्ट होगी, दूसरी टाइम बी सेलेक्ट होगी, और ये आपका 2/1 का मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा। मल्टीप्लेक्सर यही होता है ना, इनपुट में से कोई एक को सेलेक्ट करना, तो वो ये काम कर रहा है। अब इसका हम लिखते हैं कोड। तो कोड HDL कोड कैसे होगा, थोड़ा सा इसमें एक एडिशनल ये ट्राई का है, इसको मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने ये दोबारा लिखा है। सो कोड हमें पता है सर्किट का कोड हम मॉड्यूल से के कीवर्ड से लिखते हैं। मॉड्यूल का कीवर्ड आ गया, उसको नाम दे दें मक्स, और क्योंकि ये हमने ट्राई स्टेट्स 3 स्टेट, ट्राई मींस 3, ठीक है, सो 3 स्टेट गेट से यूज करें इसलिए इसको उसने नाम दे दिया मक्स अंडरस्कोर ट्राई का, ठीक है। एम आउट इसकी आउटपुट आ गई, ए और बी इनपुट और सेलेक्ट भी तीसरी इनपुट। अब वो स्पेसिफाई कर रहा है आउटपुट कौन सी, आउटपुट एम आउट है, एम अंडरस्कोर आउट। इनपुट पोर्ट कौन सी है, ए बी और सेलेक्ट ये इनपुट थिंग, ठीक है, सेमीकोलन लगा के उसने एंड कर। अब एक एडिशनल काम आपने करना है, क्योंकि ये अब आपने 3 स्टेट गेट्स यूज किए हैं इस सर्किट में, तो आपको ये बताना है कि एम आउट 3 स्टेट पे अब काम कर रही है, अब ये 2 स्टेट पे नहीं काम कर रही, क्योंकि इसकी अब 3 स्टेट हुआ करेंगी। ये लॉजिक 0 पे भी हो सकता है, एम आउट कैन बी इन लॉजिक 0, ये अब 3 स्टेट पे काम कर रहा है। ये 0 पे भी हो सकता है, ये 1 पे भी हो सकता है, और ये हाई इम्पिडेंस पे भी जा सकता है। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने कोड के अंदर, अदरवाइज काम ये नहीं करेगा सर्किट, क्योंकि ये 3 स्टेट गेट्स स्पेशल गेट्स होते हैं, ये 2 स्टेट्स फंक्शनैलिटी पे ऑपरेट नहीं हो रहे होते। तो ये हमें मेंशन करना पड़ता है कोडिंग के अंदर। बाकी का कोड हमारा सिमिलर होगा। बफ इफ 1 ये एक 3 स्टेट गेट है, इसको हम विद द कीवर्ड बफ इफ 1 यूज कर सकते हैं। आगे इसको इसने नाम दे दिया B1 का, B1 कह रहा है और इसको B2 कह रहा है। ये नाम ऑप्शनल होता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप दे दिया करें, तो रीडेबिलिटी बढ़ जाती है प्रोग्राम की, समझ आ जाता है सर्किट को देख के। सो ये पहला ये बफ इफ 1 यूज हो रहा है और B1 है, एम आउट इसकी आउटपुट है, ये यहाँ पे एम आउट, और इसकी इनपुट हैगी ए, पहली इनपुट ए है, और सेकंड इनपुट सेलेक्ट की है, तो ये सेलेक्ट, ये देखें ना ये सेलेक्ट ही है, यहीं से शॉर्ट हुआ हुआ है, तो ये सेलेक्ट है। देन सेमीकोलन लगा के नेक्स्ट लाइन में आए, और जो नीचे वाला है वो बफ इफ 0 है, वो देखिए यहाँ पे बबल बना हुआ है ना सेलेक्ट पे, तो ये बफ इफ 1 नहीं है बल्कि बफ इफ 0 है, तो इसने बफ इफ 0 यूज किया है, नाम इसको B2 दे दिया है। इसकी आउटपुट भी एम आउट है, और बी इसकी इनपुट है, और दूसरी इनपुट इसकी सेलेक्ट है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने एम आउट का बताया हुआ है कि ये ट्राई स्टेट पे है, ये ऊपर मेंशन किया हुआ है, तो ये अब आप ये इसको एज ट्राई स्टेट या 3 स्टेट गेट्स के आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चाहे वो हाई इम्पीडेंस में चला जाए, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर दिया कि ये हाई इम्पीडेंस में जा सकता है, ये एंड मॉड्यूल कर दिया। तो ये हमने मल्टीप्लेक्सर 2/1 मल्टीप्लेक्सर का हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज लिख ली। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, ये 2/4 का डिकोडर का कोड था। हमने लास्ट टाइम क्या क्या किया था, HDL के अंदर हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट स्टार्ट की थी, और ट्रुथ टेबल्स के देखे थे कैसे लिखते हैं HDL कोड। सो जो असाइनमेंट स्टेटमेंट थी उसकी मैं आपको अहमियत आज बताना चाह रहा हूँ कि उसकी वर्थ क्या है, उसे हमने क्यों लिखा था, तो उसकी बड़ी बेनिफिशियल है वो असाइनमेंट स्टेटमेंट। आज हम उसका देखेंगे कि हमें क्या फायदा हो। देखिए लास्ट टाइम ये कोड देखा था 2/4 डिकोडर का, वो ये कोड था, हमने सर्किट को देख के इम्प्लीमेंट किया था। इसमें हमारे पास नॉट गेट्स थे और नैंड गेट्स थे, तो नॉट की हेडिंग देके 3 मेरे पास नॉट गेट्स थे, तो G1 G2 G3 मैंने लिख दिए थे, और ऐसे ही हमारे पास नैंड गेट्स थे, तो हमने ये G4 G5 G6 G7 का इनको नाम देके ये कोड बना था।
और यहाँ पे हमने एक और नई चीज ये देखी थी कि एरेस की फॉर्म में आपका आउटपुट 4 बिट की आउटपुट थी, तो उसको इस तरह करके आप लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक नई चीज थी, बाकी का कोड वही था। तो ये कोड था 2x4 डिकोडर का। अगर ये से यही काम मैं अगर असाइनमेंट स्टेटमेंट से करूं तो कोड ये बनेगा। ठीक है, अब देखें ये सर्किट सिमिलर है। नेक्स्ट स्लाइड में भी यही सर्किट है, 2 to 4 लाइन डिकोडर विद इनेबल इनपुट। तो ये भी 2 to 4 लाइन डिकोडर विद इनेबल इनपुट है। अब मैं सेम यही काम करना चाह रहा हूं, लेकिन अब मैं असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज करूंगा तो मेरा कोड देखें, कोड स्ट्रेंथ कम हो गई। ये देखें कोड काफी लेंथी है, इसमें ये देख लें, लाइंस काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तकरीबन 14-15 लाइंस है। जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस में ये आपका वही काम हो रहा है। तो आपकी अभी बज़ाहिर ये सिंपल सर्किट्स हैं, इतना फर्क नहीं है, लेकिन जब हंड्रेड्स पे बात चली जाए तो 1500 लाइन का कोड और कहाँ 900 लाइन का कोड, आपके पास 600 लाइंस का कोड कम हो जाता है। तो ये कोडर्स को ऐसा ऐसा आर्किटेक्चर चाहिए होता है, ऐसी प्रोग्रामिंग के पीछे को वो फॉलो करते हैं जिसपे उनको कम से कम कोड लिखना हो। डिजाइनर हमेशा शॉर्ट कोड लिखता है। ठीक है, सो दिस असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम शॉर्ट कोडिंग की तरफ जा सकते हैं। तो वो कैसे होगा, देखें यहाँ पे उसने मॉड्यूल वैसी स्टार्ट वैसी ले रहा है, नाम उसने दे दिया डिकोडर 2x4, DF स्टैंड फॉर डाटा फ्लो। ये HDL को डाटा फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका नाम है। ये बाय द वे दिस इज कमेंट, तो ये तो इग्नोर हो जाएगी। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कोड। तो ये आउटपुट 4 बिट की आउटपुट है, इसको इन द फॉर्म ऑफ एरे वो डिक्लेयर कर रहा है। देखें 4 बिट्स की हमारी D0 D1 D2 D3, और इनपुट ए भी वैसे ही आ गई। एनेबल भी हमारी इनपुट थी, वो भी उसने लिख दिया और क्लोज कर दिया। और ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम यहाँ पे जब पैरेंथेसिस के अंदर भी ये आउटपुट और इनपुट का कीवर्ड लिख के बता सकते हैं कि आउटपुट पोर्ट कौन सी है, इनपुट पोर्ट कौन सी है। ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया हुआ है, अब फिर देख लें। ठीक है, अब नीचे असल काम यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये हमारी मॉड्यूल के अंदर फर्स्ट लाइन बनती है, तो उसमें वो असाइन का कीवर्ड लिख रहा है एक बार, और जस्ट वो आगे D0, डी का सबस्क्रिप्ट 0 की इक्वेशन क्या बनती है, ये देखें D0। ये अब इसमें क्या कर रहा है, टिल्डे ऑपरेशन लगा रहा है। टिल्डे हमें पता है इन्वर्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और आगे उसके अंदर वो क्या लिख रहा है, इन्वर्टेड एंड। ये देखें फर्स्ट इनपुट इन्वर्टेड एंड है, ये वाली, दिस इज इन्वर्टेड एंड ए नॉट, तो वो ए को टिल्डे के साथ इन्वर्ट कर रहा है। फिर ये एंड गेट इसको ये कंसिडर कर रहा है। आई नो दिस इज अ नैंड गेट, बट वो नैंड एंड से जा रहा है, वो नैंड में, एंड को नैंड में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, इस ब्रैकेट से। वो ऑल ऑपरेशन जब परफॉर्म कर देगा, फिर उसको वो यहाँ पे ये इन्वर्ट ले लेगा, तो वो नैंड बन जाएगा। फिलहाल वो एंड में रह रहा है, इसलिए वो एंड यूज कर रहा है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, तो 3 इसकी इनपुट है। पहली इनपुट इसकी इन्वर्टेड ए हो गई, दूसरी इनपुट इसकी इन्वर्टेड बी है, ये इन्वर्टेड बी आ गई, तो ये इन्वर्टेड बी आ गई, और तीसरी इनपुट इसकी इन्वर्टेड ई है, इन्वर्टेड इनेबल, तो वो इन्वर्टेड इनेबल यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये इस तरह इसने D0 कैलकुलेट, और जब ये सारे एंड कर लेगा इन तीनों, तो एक बार वो इसको नैंड बनाने के लिए एक और बार इस पूरे का इन्वर्ट ले रहा है। तो ये इसका D0। ऐसे ही ये D1 कैलकुलेट कर लेगा, इसमें भी ए इन्वर्टेड आ रहा है, और यहाँ पे इसके बी आ रहा है, बी इन्वर्टेड नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इसने इसलिए बी टिल्डे नहीं यूज किया, और बाकी ये इनेबल को इसने इन्वर्ट करवा दिया। और D2 में इस तरह ए अब इन्वर्ट नहीं हो रहा, ए एज इट इज आ रहा है, और बी इन्वर्ट हो रहा है, बी इन्वर्ट होके आ रहा है, तो बी के साथ टिल्डे कर, और इनेबल तो तीनों चारों में इन्वर्टेड ही होके जा रही है। और फाइनल केस में यहाँ पे पहली इनपुट ए है विदाउट इन्वर्जन, सेकंड इनपुट बी है विदाउट इन्वर्जन, और फिर इनेबल इज स्टिल इन्वर्टेड, तो इनेबल के साथ उसने टिल्डे यूज किया, और स्टिल इट इज अ नैंड गेट, तो ये नैंड गेट का बस ये काम किया इसने, चारों लाइंस असाइन स्टेटमेंट से लिख के और उसने एंड मॉडल कर दिया। अब ये वही काम कर रहा है जो कि ये 2x4 का डिकोडर यहाँ पे कर रहा था। यहाँ पे मुझे हर गेट को मेंशन करना पड़ा था,
यहाँ पे मैंने यूजिंग बुलियन एक्सप्रेशन, समझ लें आप, बुलियन एक्सप्रेशंस के थ्रू चारों इक्वेशंस डिफाइन करती हैं। फिर मुझे गेट लेवल पे नहीं जा रहा, मेरा 4 इक्वेशन से काम चल गया है। जबकि मैं अगर गेट लेवल पे जाता तो ये 4 गेट्स प्लस 3 गेट्स ये नॉट के, ये मुझे लिखने पड़ते, तो 4 प्लस 3 7 लाइनें लिखनी पड़ती, अब मुझे 4 लिखनी पड़ रही हैं, तो कोड शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह असाइनमेंट स्टेटमेंट से आपका कोड सिंप्लीफाई हो जाता है बूलियन एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए। ऐसे ही हमने लास्ट टाइम एडर का कोड लिखा था, उसमें हमें पहले ये डिफाइन करना पड़ा था। हाफ एडर का हमने सर्किट देखा था, उसका कोड लिखा था, फिर हमने उसको फुल एडर पे गए थे, उसके 2 इंस्टेंस, ये हाफ एडर के, हाफ एडर 1 हाफ एडर 2, ये हमने हाफ एडर 1 बनाया था, ये हाफ एडर 2 बनाया था, और फिर ये एक और गेट भी यूज किया था। इसको यूज करते हुए हमारे पास फुल एडर का सर्किट और ये कोड आ गया था। और फुल एडर को यूज करते हुए हमने फिर 4 फुल एडर यूज किए थे, तो फिर हमारे पास जाके ये बाइनरी एडर बना था 4 बिट का। तो ये दो दो स्लाइड्स का कोड, काफी लेंथी कोड बना था। जबकि अगर यही काम मैं अगर असाइनमेंट से करूं, असाइनमेंट स्टेटमेंट से, तो टोटल मुझे एक लाइन में आंसर मिल जाएगा। कैसे? अब मुझे कोई हाफ एडर, फुल एडर या बाइनरी एडर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट असाइन की स्टेटमेंट यूज करके ये काम ले सकता हूँ। मुझे कुछ भी, मतलब मुझे स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना पड़ेगा। कैसे कर रहा है? वैसे ही मॉड्यूल से इसने यूज किया है, नाम आ गया उसका सर्किट का, आगे उसने आउटपुट पोर्ट डिफाइन कर दी है जो कि 4 बिट की है। 4 बिट का सम है हमारे पास, S0 S1 S2 S3, 4 बिट्स का है, तो 4 बिट्स उसने एरे की फॉर्म में लिख लिए। आगे उसने नाम दे दिया उसको सम का। दूसरी आउटपुट इसकी एक और आउटपुट है C4 की। ये देखें, 4 बिट की आउटपुट होती है और एक हमारे पास कैरी आउट भी आता है, तो ये कैरी आउट को भी यहाँ पे मेंशन कर रहा है। ये 1 बिट का था इसलिए यहाँ पे एरे नहीं आई, ये इसने नॉर्मली लिखी। और ये इनपुट जो हमारी दोनों हैं वो 4 बिट्स की हैं, ए और बी, तो वो दोनों इनपुट्स को यहाँ पे मेंशन कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एरे। और एक और इनपुट होती है सी नॉट, जिसको ये सी इन कह रहा है, यहाँ पे इसने सी इन लिख दी, ये भी इनपुट थी, इनपुट आ गई, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये काम तो वही वाला था जो आप प्रीवियसली हम करते आए हैं। अब उसने असाइन के कीवर्ड से, अब क्योंकि हमारी एट अ टाइम 2 आउटपुट्स आ रही हैं, तो अगर आपने असाइन की स्टेटमेंट, नॉर्मली क्या होता है असाइन की स्टेटमेंट में एक इनपुट होती है, लेकिन इस केस में हमारे पास सम भी आ रहा है, सम भी आ रहा है और कैरी भी आ रहा है, 2 हो गई। तो उसका तरीका ये है कि आपने ब्रेसेस लगा के लिख देना, तो आपके पास दोनों आउटपुट्स आ जाएंगे। क्योंकि कैरी आउट C4 ये मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, तो इसलिए इसको उसने लेफ्ट साइड पे पहले लिखा है, देन उसने सम लिखा है राइट साइड पे, और ब्रेसेस लगा के अब सिंपली उसने A प्लस B प्लस C इन कर दी है, बस दैट्स इट। अब वो खुद ही इसको ये असाइन की स्टेटमेंट हैंडल करेगी कि ये भाई A भी 4 बिट का है, B 4 बिट का है, लेकिन C इन 1 बिट का है, तो ये कैसे ऐड करना है, वो अब हमारा सर दर्द नहीं है। वो असाइन की स्टेटमेंट जाने और असाइन जाने, हमने बस इस तरह डिजाइनर, बीइंग अ डेवलपर कोडर, हमने ये बस ये लाइन लिख देनी है। अब ये सारे का सारा प्रोसेस जो हमने पहले कोड लिखा है, दो स्लाइड्स का कोड, वो अब एक लाइन में हो रहा है काम। तो यूं आपकी असाइनमेंट की स्टेटमेंट आपका टाइम भी बचाती है, आपकी नंबर ऑफ लाइंस भी कोडिंग की कम हो जाती हैं, और कोड सिंप्लीफाई। लेकिन देखते साथ हमें पता चल रहा है कि ए बी और सी ऐड हो रही हैं और आंसर आ रहा है सी आउट और सम में जा रहा है। तो ये देखने में भी कोड रीडेबल बन गया, ज्यादा रीडेबल हो गया है। जबकि इधर देखो तो सब देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या क्या काम हो रहा है। यहाँ पे आपको देखते साथ ही समझ आ जाएगा, जस्ट आप यहाँ साइन देखना है, आपको पता चल जाएगा आगे बुलियन फंक्शन है ये कोई, और वो बुलियन फंक्शन सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। ऐसे ही आप डेटा असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज करके कंपैरेटर्स का भी कोड लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर हमने 3-4 लेक्चर पढ़ पहले देखा था कि मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या चीज होती है, कि आपने इनपुट्स को वो कंपेयर करता है, अगर इक्वल हो तो वो इक्वल पे आउटपुट 1 आ जाती है, अगर लेस देन हो या ग्रेटर देन हो। तो ये हमारे पास 3 आउटपुट होंगी, 3 आउटपुट है, ए लेस देन बी एक आउटपुट आ गई, एक मेरी आउटपुट आ गई ए इक्वल बी, और एक आउटपुट आ गई ए ग्रेटर देन बी की। तो 3 आउटपुट्स हैं और एक इनपुट है
दो इनपुट्स हैं ए और बी की जिनको कंपेयर करवाना है और दोनों 4 बिट्स की हैं, ठीक है, इसलिए ये एरे की फॉर्म में लिखा गया। सो मेरे पास ए भी 4 बिट का है, 4 बिट, और बी भी 4 बिट का है। दोनों इनपुट्स आपकी 4 बिट्स के, उनको कंपेयर करना चाह रहे हैं हम कि कौन सी ग्रेटर है, इक्वल है या लेस देन है। सो असाइन के कीवर्ड से आपने यूज असाइन। अब पहली आउटपुट ए लेस देन बी इज इक्वल्स टू, सिंपली आपने जिस तरह मैथमेटिकल ऑपरेटर C++ में लिखते हैं ए लेस देन बी का, वो आपने लिखना है, ठीक है। ये कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहलाता है, रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू इक्वल टू। दूसरी हमारी ए ग्रेटर देन बी की आउटपुट के लिए हमने ए ग्रेटर देन बी एज इट इज यूज कर लिया, इसमें भी हमें कोई लॉजिक नहीं लगानी पड़ी, कोई सर्किट नहीं ड्रॉ करना। ऐसे ही ए इक्वल बी के लिए डबल इज इक्वल टू, जैसा C++ में होता है, इफ की स्टेटमेंट में हम यूज करते हैं, इफ ए इज इक्वल टू बी, ऐसे ही आपने ए इज इक्वल टू बी इस तरह इसमें चेक कर लेना। दैट्स इट, आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। ए एल टी बी में ए लेस देन बी अगर हुआ तो इसमें 1 आ जाएगा, ए ग्रेटर देन बी हुआ तो इसमें 1 आ जाएगा। ये तीनों 1 बिट्स की थी, ठीक है, आउटपुट, इसलिए हमने ये एरे की फॉर्म में नहीं लिखी, सिंपली लिखी है। ये तीनों आपकी आउटपुट 1 बिट की हैं। तो ये 4 बिट कंपैरेटर का कोड है यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी जो हमने थोड़ी देर स्टार्ट में जो हमने मल्टीप्लेक्सर का कोड देखा था, तो वो ये कोड था, मैंने आपको बताया था आउटपुट इनपुट, और इसमें हमने आउटपुट को ट्राई ट्राई के कीवर्ड से, ट्राई मींस थ्री स्टेट है ये आउटपुट, और फिर हमने बफ इफ 1 बफ इफ 0, ये बफ इफ 1 था, ये बफ इफ 0 था, यूज करते हुए मॉड्यूल मैथ। अगर इसको भी मैं चाहूं तो असाइनमेंट की स्टेटमेंट से लिख सकता हूं और ये कोड बनेगा। अब देखें कोड मेरा शॉर्ट हो गया, पहले मेरे ये दो बफ इफ की स्टेटमेंट यूज हो रही थी, अब एक असाइनमेंट की स्टेटमेंट से ये काम मैं कर सकता हूं। कैसे करूंगा? लेट्स से हम उसी 2x1 ये मल्टीप्लेक्सर का कोड लिखने जा रहे हैं, तो आपने मॉड्यूल का कीवर्ड, नाम आ गया आगे, आउटपुट आ गई, इनपुट्स आ गई ए और बी, और सेलेक्ट आ गई, ये भी इनपुट होती है, ठीक है, ये सेलेक्ट भी इनपुट होती है। आउटपुट स्पेसिफाई कर दी, एम आउट है, इनपुट सेलेक्ट कर दी ए बी और सेलेक्ट। अब यहाँ पे हमें ट्राई नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम ट्राई स्टेट गेट्स यहाँ पे नहीं यूज कर रहे। अब यहाँ पे हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज करते हुए एम आउट बता देना है, तो वो उसका तरीका ये है कि सेलेक्ट को चेक करो, अगर सेलेक्ट में 1 है तो अगर सेलेक्ट में 1 होगा तो ये ए सेलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज एल्स बी। जिस तरह इफ एल्स की स्टेटमेंट होती है ना, ये उसी तरह का काम कर रही है, बल्कि इनफैक्ट ये आप C++ में इस तरह लिख भी सकते हैं इफ एल्स की स्टेटमेंट को। आप समथिंग जिसको चेक करने कंडीशन यहाँ पे लें, आगे क्वेश्चन मार्क लिखें, और अगर ये ट्रू हो तो आपने ये करना है, एल्स के लिए आपने कॉलन लगा के एल्स आपने बी कर। तो अगर सेलेक्ट में 1 होगा तो ए चल पड़ेगा, ए में 1 चला जाएगा, एल्स बी में 1 चला जाएगा। तो यही आपने काम करना, सॉरी 1 नहीं चला जाएगा, ये क्या करेगा, अगर सेलेक्ट में 1 होगा तो एम आउट में ए चला जाएगा, अदरवाइज एम आउट पे बी चला जाएगा। अगर सेलेक्ट में 0, सेलेक्ट में अगर 1 है तो ए ने सेलेक्ट होना है, और अगर सेलेक्ट में 1 है, सॉरी 0 है तो ए ने सेलेक्ट होना है, और 1 है तो बी ने सेलेक्ट होना है, ठीक है, क्लियर है? तो यूं आप असाइनमेंट स्टेटमेंट से ये एक लाइन में कोड लिख सकते हैं